हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार के मैराथन क्लास के स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। आज हम लोग प्रीलिम्स स्किल क्लास में आगे बढ़ेंगे। उस पर बात करना है हम लोग को। प्रीलिम्स पेपर 1 पर सीसैट पर हम लोग अलग बात कर रहे हैं। प्रीलिम्स में आप जानते हैं जीएस पेपर 1 और पेपर 2 सीसेट होता है। तो मैंने प्रीलिम्स स्किल लिखा है, लेकिन ये जीएस वाला पार्ट है। सीसेट आप जानते हैं हम लोग अलग बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग अब कहाँ पहुँच गए हैं, आपको याद होगा। हमने पिछले क्लास में से अब जो अलग अलग सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उन पर बात करनी शुरू कर दी है, ताकि हम उसके पैटर्न को समझ सकें कि किस सब्जेक्ट से यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता है, किस तरह से ऑप्शंस फ्रेम करता है, और वो किस तरह से चाहता है कि हम उसके क्वेश्चंस पर सोचें, समझें और कैसे आंसर तक पहुँचें। हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ों को समझ लें एक बार, उसके बाद यूपीएससी कैसे भी पूछे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम फ़ैमिलियर हो जाएँगे अलग-अलग सब्जेक्ट के साथ, और ये होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि प्रीलिम्स जो है पेपर 1 उसको क्लियर करने के 4 पिलर्स हैं और एक सपोर्टिंग पिलर भी है। इन पाँचों पिलर्स पर जब तक आपकी तगड़ी कमांड नहीं होगा इन पर, तब तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो सकता। जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बात की थी, और सपोर्टिंग पिलर के रूप में एनवायरनमेंट की बात की थी, क्योंकि जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिविल सर्विस के साथ होने लगी है, तब से यूपीएससी ने एनवायरनमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके नंबर्स को इंक्रीज कर दिया है। अब एनवायरनमेंट से भी लगभग लगभग उतने क्वेश्चन आते हैं जितने इन 4 पिलर्स से आते हैं। तो पिछले क्लास में आपको याद होगा, मैंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पर बात की थी। मैंने कहा था कि 2019 से 2023 पिछले 5 साल के जो क्वेश्चंस रहे हैं उससे हम यूपीएससी के माइंड को समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम करता है और हमें कैसे बिहेव करना है उसके साथ, कैसे सोचना है, समझना है और आंसर तक पहुंचना है, ताकि जब हम तैयारी करें ना, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत तैयारी कर सके, एक सही रास्ते पर हों। और वो रास्ता हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ही दिखाते हैं, क्योंकि वहीं से हमें पता चलता है कि यूपीएससी हमसे चाहता क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी। तो आइए, आज हम लोग अब 2019 के उस दिन मैंने एक क्वेश्चन पर बात की थी, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस पर बात करेंगे, वहाँ से धीरे-धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। आइए, तो आज मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूं। दूसरा क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से, अटल इनोवेशन मिशन is set up under a department of science and technology, Ministry of Labor and Employment, C. नीति आयोग, D. Ministry of Skill
डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मैं चाहता हूं कि हम लोग इस तरह से स्किल को डेवलप करें प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने की, कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हों। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस इसे धीरे-धीरे आपके अंदर डालता चला जाऊँगा, ताकि आप बॉटम से टॉप तक बिल्कुल कंप्लीट कंसोलिडेटेड रहें, स्ट्रक्चर्ड रहें, कहीं कोई गैप ना हो। तो आइए अब बात करें इस क्वेश्चन। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो क्वेश्चन है वो आया कहाँ से। क्या पूछा गया है? अटल इनोवेशन मिशन इज सेट अप अंडर द, ये कुछ नाम है। तो अटल इनोवेशन मिशन, ये देखना होगा कि सिलेबस के किस पार्ट से आया है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ऑफ कोर्स, लेकिन इकोनॉमिक्स में कहाँ? अगर आप अपना जीएस 3 का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी मिशंस। टेक्नोलॉजी मिशंस लिखा हुआ है, आप उसमें पढ़िए, कुछ लेटर्स आपको मिलेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा टेक्नोलॉजी मिशंस। ठीक है, आप होल्ड कीजिए, मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये देखिए आपका जीएस 3 का सिलेबस है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी मिशन। ठीक, यहाँ से ये क्वेश्चन आया है। तो मैं इतना क्यों बता रहा हूँ आपको कि ऐसे ऐसे सिलेबस से यहाँ से ऐसे आया है, क्योंकि अब आपको ये देखना है कि टेक्नोलॉजी मिशन पर अगर आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक कुछ समझेंगे तो आपको किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये जब पूछा गया था, उस साल ही इसे लॉन्च किया गया था, तो न्यू था ये। तो आपको किस तरह के टेक्नोलॉजी मिशंस पर ध्यान देना है? जो नए टेक्नोलॉजी मिशंस आ रहे हैं उन पर ध्यान देना है, और उनका भी एंगल क्या होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री उनको लेके आ रही है, या कौन उसको लेके आया है, उस मिशन को किसने लॉन्च किया है। एक एंगल ये होना चाहिए टेक्नोलॉजी मिशन का। ठीक है, तो जब आप तैयारी करें तो इस बात का ध्यान रखें। अब इधर कुछ नाम दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन है इसमें, देखकर आपको लगेगा तो आप ये सब नाम पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे। सारा का सारा नाम आपको लगेगा इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे आप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी इनोवेशन कर सकती है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, आपको लगेगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अब तो क्या कहते हैं, इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, इंटरनेट का, मशीन का ज़माना आ गया है, तो वो ज़रूरी है। नीति आयोग में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ फिर ये आपको फंसाएगा कि हाँ, इनोवेशन का मतलब तो यही होता है स्किल डेवलपमेंट। तो ये सब आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में बेटर होता है कि अगर आपको पता हो, क्योंकि वो ऐसे ही नाम देंगे जो आपको फंसाएगा। अगर आपको पता हो, आपने स्टडी के दौरान उस तरह से इसको देखा है, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को टच करें। तो नहीं तो मेरा सजेशन है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ दें, छोड़ दें। स्किल डेवलपमेंट का मतलब है कि सिर्फ आपको यही नहीं बताना कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये स्किल भी सिखाना कि आपको किसे छोड़ना है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको 100 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, फिर तो आप बुरा फंसेंगे, क्लियर ही नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव्स आपको ले डूबेंगे। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या हमें छोड़ना है, छोड़ने की स्किल भी आपको आनी चाहिए। और यूपीएससी कुछ ऐसे क्वेश्चंस इसीलिए देता ही है कि आप उसको छोड़ो। वो ये भी देखना चाहता है कि आप छोड़ सकते हो कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है। फिर भी ये जो स्किल डेवलपमेंट की बात करता हूँ मैं, इसमें जब आप हाईएस्ट लेवल पर जाने लगेंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको रास्ते दिखाई देंगे।
अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहली बात, अटल इनोवेशन मिशन एक नया मिशन है, इतना तो दिमाग में सबके आएगा ही आएगा, क्योंकि पहले कभी सुन नहीं रखा था। जब मैं उस टाइम में जाऊँगा 2019 की जो क्वेश्चन आई, पहले तो ये न्यू मिशन है, ये दिमाग में आया, ठीक। अब ज़रा इधर देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये ए और डी को अगर देखें तो ये मिलता जुलता हुआ लग रहा है। और क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें गेस करना ही बहुत मुश्किल है। ऊपर से ये भी मिनिस्ट्री दिया हुआ है, तो ये सब किसी न किसी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के नाम दिए हुए हैं जो कि पहले से अस्तित्व में है, पहले से अस्तित्व में है, ठीक। तो इसमें यूपीएससी को आंसर कितने चाहिए? एक। देखिए, मैं जो अभी बात करूँगा आपको लगेगा ये किस मेथड से आप सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, जब इस स्किल में आप हाईएस्ट लेवल पर जाएँगे ना, तो आपको इस पर भरोसा होने लगेगा। मैं धीरे-धीरे बहुत सारे क्वेश्चंस पर आऊँगा और मैं धीरे-धीरे आप समझने लगेंगे। ये हाईएस्ट लेवल का तरीका है, क्योंकि जिस क्वेश्चन को आप, मैं कह रहा हूँ, छोड़ देने आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तरीका कुछ तो डिफरेंट हो। तो ये तीनों एक जैसे हैं, किसी मिनिस्ट्री, किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड। यही है जो कुछ अलग लग रहा है। यहाँ भी अगर यूपीएससी कोई मिनिस्ट्री दे देती तो फिर दिक्कत हो जाता, लेकिन यूपीएससी ने ऐसा किया नहीं है, कोई मिनिस्ट्री नहीं दिया है, वहीं आपका ध्यान वो खींचना चाह रहा है। अब एक लिंक तो ये हो गया, और कोई लिंक है? हाँ है। नीति आयोग भी एक न्यू बॉडी है। न्यू बॉडी आई, प्लानिंग कमीशन को हटाया गया, न्यू बॉडी नीति आयोग आई। तो ये न्यू आई, इसका काम क्या है? अगर आपको पता हो कि ये एक थिंक टैंक है, गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, अगर ऐसा हल्का हिंट हो, या ऐसे भी कि प्लानिंग कमीशन के बदले में आया है, तो लगभग वही काम करेगा, प्लानिंग जैसा कुछ करेगा। दूसरा लिंक, ये न्यू बॉडी है, कुछ न्यू लेके आ सकता है। और कोई लिंक है? और भी लिंक है। ये क्या है? अटल इनोवेशन मिशन। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया है। तो अगर ऐसा कोई मिशन गवर्नमेंट शुरू करेगी तो वो इसके लिए एडवाइस मांगेगी। तो एडवाइस मांगेगी तो मांगेगी किससे? इस न्यू गवर्नमेंट ने खुद ही एक न्यू बॉडी फॉर्म किया है, नीति आयोग का, और इसका काम है एडवाइस देना, थिंकिंग करना चीज़ों पर। तो वो तो इसी के पास जाएगी, है कि नहीं? और अगर इधर जाना होगा तो किसके पास जाएगी? सब तो एक जैसे लग रहे हैं। और यहाँ तो गवर्नमेंट स्पेसिफिक कुछ काम है, स्पेशल गवर्नमेंट, क्योंकि उनका अपना कुछ मिशन थे। कोई और पार्टी अगर होती सरकार में तो इनोवेशन मिशन तो लाती, अटल इनोवेशन मिशन नहीं लाती। तो ये गवर्नमेंट स्पेसिफिक है, तो वो अपने किसी बॉडी के पास जाएगी जो उन्होंने खुद बनाया है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। माने उनका जो मकसद है वो पूरा। तो उस तीनों आधार पर सोचें तो आपको एक ही नाम मिलेगा, और वो है नीति आयोग। इस तरह से आपको जब ऐसे क्वेश्चंस हो जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता है, बिल्कुल पता ना हो, ये कुछ मेथड्स है जिनको अपनाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पर हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे-धीरे आपको आभास हो जाएगा इन चीज़ों का। आइए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्या है? विथ रेफरेंस
reforms in independent India which one of the following statements is correct? A. The sealing laws were aimed at family holdings and not individual holdings. The major aim of land reforms was providing agricultural land to all the landless. See, it resulted in cultivation of cash crops as a predominant form of cultivation. Land reforms permitted no as exemptions to the ceiling limits. आइए जरा इसको देखें, ये किससे संबंधित है? विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा सही है? लैंड रिफॉर्म्स जो हुआ था इंडिया में उससे रिलेटेड। आप जब अपना GS3 का देखेंगे सिलेबस, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो ये तो वहां से आया है। ठीक, तो अब देखिए कि इस सेक्शन से यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस को पूछ रहा है, ये आपको समझना होगा, ताकि जब आप उसकी तैयारी करें तो उन बातों का ध्यान रखें, है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट सब उसी से रिलेटेड दिए हुए हैं। अब एक तो ये तरीका है कि अगर स्टूडेंट्स ने उसे अच्छे से पढ़ा है या याद किया है, आपको आता है, मतलब आपको ज्ञान है इस चीज़ का, तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर नहीं आता है तो स्किल डेवलपमेंट का काम ही वही है कि अगर आपको नहीं आता है, आप किसी दुविधा में फंस गए मतलब, तो वहाँ से आपको निकालना। मान लेते हैं आपको लैंड रिफॉर्म्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया जो हुआ था उसके लॉज के बारे में कुछ नहीं पता, बस क्या है ये लैंड रिफॉर्म्स, मतलब जमीन है, भूमि है, इसमें कुछ सुधार हुआ। सुधार हुआ कहाँ, कब? इंडिपेंडेंट इंडिया में, जब भारत आजाद हो गया था। ठीक, तो अब इस शब्द के समझ के आधार पर बस अब देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, बिना किसी नॉलेज के। The sealing laws were aimed at
फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। सीलिंग लॉज, लैंड रिफॉर्म्स में सीलिंग लॉज बनाए गए कि भैया इससे ज़्यादा तुम ज़मीन नहीं रख पाओ, ये लिमिट है, ये सीलिंग लगा हुआ है, इतना ही रखना है ज़मीन। तो कह रहा है कि ये जो लॉ बनाए गए थे वो किस पर एम था? फैमिली होल्डिंग, कि एक परिवार इतना रख सकता है, नहीं रख सकता है। इस लॉ का इंडिविजुअल होल्डिंग से कोई रिलेशन नहीं था। अब जरा मैंने पावर ऑफ प्रैक्टिकल थिंकिंग की बात की कि अब वो पावर काम आएगा। तो पावर ऑफ प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जरा देखें इसको, सोच के देखें इस स्टेटमेंट पर कि क्या ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ सकता है। कह रहा है इंडिविजुअल होल्डिंग नहीं। अब आप जरा बताइए कि क्या इंडिया में ऐसे परिवार नहीं हैं जहाँ पे कोई एक ही बचा हुआ है, बाकी कोई मेंबर नहीं है फैमिली में? क्या ऐसे लोगों की कमी है? अनाथ नहीं है इंडिया में? अनाथ लोग नहीं हैं? मम्मी पापा या परिवार सब गुजर गए, बस वो अकेला बच्चा बच गया है। एक ये प्लस और भी, इंडिया का जब पॉलिसी कुछ बनेगी तो जगह का जो है माहौल, सोसाइटी उस हिसाब से ही बनेगी। अब इंडियन सोसाइटी में आप लॉ बना रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप अमेरिका के हिसाब से लॉ बनाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इंडिया में बात करें तो आप जानते हैं घरों में ज़मीन अगर होता है तो उसका बंटवारा होता है समय के साथ। भाई भाई समय के साथ अलग हो जाते हैं। हाँ, फिर अब पिता है उसके बच्चे होते हैं, एक दो बच्चे अलग अलग हैं। तो आप ये बताइए, तो ऐसे में तो सबके हिस्से में ज़मीन जाएगा कि नहीं जाएगा, बांटा जाता है कि नहीं, मतलब इंडिविजुअल लोगों को ज़मीन दिया जाता है कि नहीं? उन अब मान लीजिए कोई अनाथ है तो उसके जो माँ बाप का प्रॉपर्टी रहा, ज़मीन रहा, वो क्या कोई और लेके चला जाएगा कि उसी के नाम होगा? तो इंडिविजुअल के नाम हुआ कि नहीं? तो क्या ऐसा कानून कोई बनाया जा सकता है? ये तो प्रैक्टिकल लग ही नहीं रहा है बिल्कुल। ये तो इम्प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है कि आप उनको तो भूल ही गए। आप कह रहे हैं बस फैमिली होल्डिंग, जिसका फैमिली नहीं है उसका क्या? उसका आप ज़मीन छीन लेंगे? तो कभी भी जब ऐसा कानून बनेगा तो दोनों बातों का ध्यान रखा जाएगा, है कि नहीं? उस आधार पर देखें तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स was providing agricultural land to all the landless। कि जो मेजर जो पर्पस था, सबसे बड़ा जो लक्ष्य था इस लैंड रिफॉर्म का, भूमि सुधार का, वो था कि जितने भी लैंडलेस हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनके पास जमीन हो सके, उनको जमीन दिया जा सके, एग्रीकल्चर लैंड दिया जा सके खेती करने के लिए। तो आप बताइए, आज़ादी के बाद अगर ऐसा कोई कानून बनेगा कि भूमि सुधार हो, तो भूमि सुधार किस चीज़ के लिए बनेगा? ऐसा ही कुछ ना बनेगा कि भैया कुछ लोग हैं जो जो तकलीफ़ में हैं। सुधार कब होता है? जब कुछ गड़बड़ हो रहा है। और गड़बड़ क्या था आपको अच्छे से पता है कि ज़मींदार सब उस टाइम होते थे, सबके पास खूब ज़मीन होता था और ज़्यादातर लोग गरीब थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं होता था, तो ज़्यादा लोग तो भूखे मर जाएँगे, उनके पास तो ज़मीन ही नहीं है। तो भूमि सुधार होगा तो उसमें जो गड़बड़ है उसी को ठीक करने के लिए, और आज़ादी के टाइम में तो यही सब गड़बड़ था। तो सोचिए, सरकार आएगी, वो सोशल वेलफेयर वाली सरकार है, सरकार का काम है सोशल वेलफेयर करना। तो सुधार करेगी तो क्या करेगी? ऐसा तो नहीं करेगी कि भैया जो छोटे-मोटे किसान हैं जिनके पास छोटा-मोटा ज़मीन उनका छीन के अब बड़ा-बड़ा को दे दो, जिनका जिस कि सबके पास खूब ज़मीन हो जाए, ऐसा तो नहीं करेगी। वो तो यही करेगी जिनके पास ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, उनसे लेकर ज़रूरतमंद को दिया जाए। इस आधार पर सोचें तो स्टेटमेंट सही लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। It resulted in cultivation of cash crops as a predominant form of cultivation। इससे क्या हुआ लैंड रिफॉर्म से कि कैश क्रॉप जो हैं, एक होता है खाने फूड क्रॉप, एक होता है कैश क्रॉप। मतलब कैश क्रॉप मतलब जिससे ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। ठीक इस तरह का जो क्रॉप सब है,
तो कह रहा है कि ये जब आया, सुधार हुआ, तो इससे क्या हुआ, कैश क्रॉप का ज़्यादा कल्टीवेशन होने लगा, वो डोमिनेट करने लगा, दूसरे क्रॉप्स का नहीं। आप बताइए, उस टाइम में जब भारत आज़ाद हुआ था, इतने लोग थे, भुखमरी छाया हुआ था, गरीबी छाया हुआ था, वैसे टाइम में लोगों का पेट भरने का पहले सोचा जाएगा कि पहले उनको कहा कि तुम ढेवे कमाओ? अगर खाली ढेवे वाला प्रीडोमिनेंट हो जाएगा, तो अनाज कौन उगाएगा खाने वाला? जब अनाज नहीं उगाएगा, तो भारत भुखमरी में मरने लगेगा कि नहीं? तो क्या वो ऐसा कोई पॉलिसी लेके आएँगे कि भैया अभी तो आज़ाद हुए हैं, हैं? अब बताइए इस पर ध्यान देने लगे। पहले पेट भरने का सोचेंगे, रोटी, कपड़ा, मकान, तब ना कार और बिल्डिंग सब, हैं? देख रहे हैं कैसे कॉन्सेप्ट लिंक हो रहा है? आपको रियल लाइफ़ में सोचना है। अपने जीवन में आप सोचिए कि आपको मान लीजिए आपको अपने में सुधार करना है, ठीक? अपने घर में सुधार करना है, घर का स्थिति सुधारना है। तो शुरुआत आप कहाँ से कीजिएगा? बिल्डिंग, कार, उसके बाद रोटी, कपड़ा, मकान पे आइएगा कि पहले रोटी का चिंता कीजिएगा? सोचिए, उस आधार पर सोचें तो ये भी गए। लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो exemptions to the ceiling limit। कह रहा है जो सीलिंग लिमिट सब तय किया गया कि एक के पास इतना ही ज़मीन होना चाहिए। कह रहा है जो लैंड रिफॉर्म्स लॉज हुआ, इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ा कि भैया इस केस में इसमें कोई चेंज किया जा सकता है। मान लो ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, तो इससे आप थोड़ा ज़्यादा ज़मीन रख सकते हैं। ऐसा कोई कह रहा है कि कोई एग्ज़म्पशन दिया ही नहीं गया। अब देखिए नया-नया कोई कानून आएगा। अब उस टाइम में जब ज़मीन के लिए सब पागल हुआ पड़ा है, तब आप ला रहे हैं। तो आप इस तरह से कठोर कानून ले आइएगा कि ज़रा भी उसमें गुंजाइश नहीं छोड़िएगा कुछ बदल-फेर का या कुछ अति करने का। तो लोग सब जो हैं प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं? आप अचानक से किसी का ज़मीन ले रहे हैं, कानून बना दिए, तो लोग हल्ला मचाएँगे कि नहीं? या फिर ऐसे ही मान लीजिए कोई फैमिली है, अचानक से फैमिली ख़त्म हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गया, तो उसमें कुछ अलग चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं? तो उस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए कभी भी कुछ इमरजेंसी हो सकता है। कभी भी किसी भी कानून में आपको प्रैक्टिकली सोचना है। आप अपने ही बारे में सोचिए। आप अपने लिए कोई रूटीन बनाइएगा, तो उसमें थोड़ा बहुत गलती का गुंजाइश तो आपको छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपसे गलती हो गया, तो क्या कीजिएगा? पढ़ाई-लिखाई छोड़ के बैठ जाइएगा? कि उसमें कुछ कहिएगा कि नहीं चलो, या हफ्ता में है, तो चलो हफ्ता में 2-3 घंटा हम अपने आप को फ्री छोड़ेंगे, 1 दिन फ्री छोड़ेंगे। ऐसे सोचिए, हफ्ता आदमी लोग काम करता है, तो हफ्ता में संडे क्यों दिया जाता है? देखिए, तो हर जगह कुछ न कुछ एक छूट दिया जाता है कि इस सिचुएशन में चलो ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेना। और जब नया-नया बन रहा है, अभी तो आज़ाद ही हुआ है भारत, इतना कठोर कानून उल्टा पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं किया जा सकेगा। आप सोचिएगा प्रैक्टिकल नहीं लगता है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोग का बच गया ये। इस तरह से आपको यूपीएससी जब भी क्वेश्चन सेट करेगी, अब वो समझ के आधार पर ही क्वेश्चन सेट करती है। वो रट्टा मार का अब ज़माना लद चुका है, वहाँ उस उनका कोई काम नहीं है। वैसे ही स्टेटमेंट फ्रेम करेगी कि आप सोच सकें, आपको नहीं भी आता है, नहीं पढ़ा है आपने, तब भी आप उसको रियल लाइफ़ में देख कर, रियल लाइफ़ में पकड़ कर, वहाँ से एग्ज़ाम्पल ला-ला के आप समझ के आंसर तक पहुँच सकें। इस तरह से हम लोग और आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। स्किल डेवलपमेंट हम लोग को बॉटम से एकदम टॉप पर जाना है, ताकि कोई लूप होल ना छूटे, है कि नहीं? जल्दी मिलते हैं आपसे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।